देखो, आज हम नया चैप्टर और फिजिक्स का नया ब्रांच स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपने इसको नहीं एक्सप्लोर किया होगा, मतलब ऑब्वियसली 11th में हम हर चीज नहीं कर रहे हैं, चाहे थोड़ा बहुत कितना मतलब पढ़ा हो, बट स्टिल इट्स अ न्यू थिंग। ये आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, सबसे पहले तो आपके चैप्टर का नाम देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है बेटा, ये एक बिल्कुल नई ब्रांच है फिजिक्स की। अब से पहले मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, दैट इज मैकेनिक्स। उसमें आपने एक तरीके की फोर्स पढ़ी, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या डायनेमिक्स है पूरे मोशन का, वो स्टडी किया, राइट। बट अब जो हम पढ़ेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ थर्मल फिजिक्स, ठीक है। थर्मल फिजिक्स का पार्ट है ये। तो इससे पहले आपको कुछ भी मिस हुआ हो, कुछ भी स्किप हुआ हो, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, आज से जो पढ़ोगे वो अगले 3 चैप्टर तक, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, तीनों के लिए जरूरी रहेगा, ठीक है। लिंक्ड रहेंगे ये चैप्टर्स। बेटा थर्मल फिजिक्स, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, थर्मल, थर्मल किससे मतलब डिराइव हुआ है, थर्मो से, राइट। थर्मो माने हीट। तो हम जो आज पढ़ेंगे, वो हम यही टॉपिक मेन पढ़ेंगे, हीट। हीट क्या है, उसके एक्सचेंज की वजह से क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं, और उनको हम किस किस तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक कीवर्ड और आता है, टेम्परेचर। दोनों साथ में चलते हैं, फाइन। और देखो तुम्हारे माइक्रोफोन्स ऑन है, तो वही इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को आप करके। देखो, टेम्परेचर एंड हीट। अच्छा एक बात बताओ, तुमने हीट आज से पहले सुना होगा ना, तो बताओ हीट के बारे में क्या सुना है, व्हाट इज हीट, बताओ। मैम, हीट इज द फॉर्म ऑफ Heat is एनर्जी। a form of energy. बिल्कुल, मैं ना ये हमने पढ़ा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा It इसका is ऐसा a ही form है। of energy. यस बेटा, गुड इवनिंग निशा। अब एक बात मुझे बताओ, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, Joule. Ma'am, joule. मैम जूल। फाइन। बेटा वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, Ma'am, joule. Cause जूल। server. हम्म। तो एक बात बताओ, हीट और वर्क में कुछ है, मतलब कुछ रिलेशन वगैरह, कुछ कनेक्शन है, हम्म। आप लोगों को क्या लगता है, दे आर समहाउ रिलेटेड और नॉट? Yes, ma'am. Heat एक energy होती है और energy एक work होता है. ओके, ओके मुकुल, ठीक है बेटा। चलो देखो, मैं तुम्हें पहले एक एग्जांपल बताती हूँ और फिर उससे समझाऊंगी हीट और वर्क क्या है। सबसे पहले तो हाँ, एक चीज समझो, आप आज तक बोलते आए हो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज वेरी फाइन, ठीक है। बट अब आप 11th क्लास में आ गए, तो अब टाइम है कि आपको कुछ कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ेगी। तो आज से आप बोलना, हीट और वर्क दोनों ही एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, राइट। बोथ ऑफ देम आर वेज ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट, सॉरी ट्रांसफरिंग द एनर्जी, ठीक है। अब देखो कैसे, अब सपोज हमारे पास एक यहाँ पे बच्ची है, निशा, ठीक है, आप ही की बैच की है। इसके पास एक इंसान आया और उसके हाथ में बॉक्स था एक, ठीक है। वो इंसान बड़ा ऐसे ही ना, थका थका सा, कम एनर्जी वाला लग रहा था। उसने निशा से कहा कि भाई मेरी हेल्प की, मतलब निशा मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। अब निशा के पास इसकी हेल्प करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि निशा इसको फूड दे दे, है ना, ताकि फूड ये कंज्यूम करेगा, इसको एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी तो बॉक्स लिफ्ट कर लेगा। दूसरा तरीका है कि निशा खुद से इसका ये बॉक्स लिफ्ट कर दे, राइट। दोनों ही तरीकों में बॉक्स लिफ्ट हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। दोनों ही तरीके हैं एनर्जी देने के, चाहे आप फूड दे दो, चाहे आप क्या करो, काम कर दो, वो भी तो एक एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना, उसकी एनर्जी बचाकर। बेटा आप अगर ध्यान से देखो, तो एक तरीके में जब इसने फूड दिया तो कोई भी मैकेनिक्स नहीं आई, कुछ भी
फोर्स वगैरह कुछ नहीं लगी, ठीक है। तो हीट क्या तरीका है, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफरिंग हीट, ओके, ये नॉन मैकेनिकल वे है। जबकि वर्क कौन सा वे है, जिसमें आपने बॉक्स उठाया, यानी कि मैकेनिकल वे। अब समझ में आया, बस इनमें यही डिफरेंस है, और कॉमन बात यह है कि दोनों ही एक तरीका है एनर्जी ट्रांसफर करने का। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो अब बताओ टेम्परेचर से क्या समझते हो तुम लोग? टेम्परेचर क्या है? Ma'am, degree of hotness or coldness is called temperature. बिल्कुल बिल्कुल, आज तक हमने यही पढ़ा है, लेकिन फिर से हम 11th में आ गए ना, तो हमारा टाइम है कि अब हम उसको अपडेट करें। आज से आपको कोई भी पूछे टेम्परेचर क्या है, तो आप भले ही वाला डेफिनेशन बोलना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस व्हाटएवर, साथ में एक लाइन और चिपका देना कि एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज टेम्परेचर। अब देखो कैसे आया होगा ये बात। एक बात बताओ, आपने हीट अगर किसी मैटर को दी तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और हीट देने पे क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। समझ रहे हो, एक पार्टिकल का एवरेज एनर्जी बढ़ना ही टेम्परेचर है, मतलब एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी ही टेम्परेचर कहलाती है। इज इट ओके? Yes, ma'am. कनेक्टेड है, Yes, ma'am. राइट? अगर किसी को कोई इशू हो तो पूछ लो। देखो पहली बार पढ़ रहे हो तो इश्यूज आने, इट्स फाइन, ठीक है, नहीं है किसी को भी, चलो गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। बेटा थर्मल फिजिक्स में ना, जिस भी प्रिंसिपल में हम ये सब पढ़ते हैं, टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है थर्मोमेट्री, ठीक है। इसके अंदर हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं। आपने बहुत सारी स्केल सुने होंगे ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, राइट? मैं कहती हूँ आप दुनिया में कितने कुछ भी बना लो, आप अपना अपना पर्सनल स्केल बना लो, सिर्फ उसपे आपको 2 पॉइंट डिफाइन करने हैं, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। उसके बाद आप किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, सही है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड वाले डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगी जिससे आप कुछ भी, मतलब कोई सा भी स्केल दुनिया का, आपका अपना पर्सनल भी, उसको किसी और स्केल के कॉरस्पॉन्डिंग देख सकते हो, ठीक है। बस आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट आप पे हो। समझ लो ना आइस पॉइंट क्या और स्टीम पॉइंट क्या है? आइस पॉइंट मतलब Yes, ma'am. Freezing point and melting point. बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सेल्सियस में 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है, और केल्विन में होता है 273.15। ओके, अगर हम बात करें स्टीम पॉइंट की, तो बेटा सेल्सियस में होता है 100, ओके, फ़ारेनहाइट में होता है 212, और केल्विन में होता है 373.15। ओके, अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी कन्वर्जन का आपने अब तक अगर तरीका पढ़ा हो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने का ये फॉर्मूला होता है, तो बेसिकली वो चीज आती कहां से है? एक सेकंड रुको बस। ये देखो, यहाँ पे फ़ारेनहाइट ले लो, ठीक है, दिस इज सेल्सियस। अब एक बात बताओ बेटा, जब आइस पॉइंट 0 था, मतलब सेल्सियस पे, तो फ़ारेनहाइट पे 32 था, यानी कि एक पॉइंट कहीं यहाँ लाई कर सकता है, विच इज 32.A। समझ रहे हो ना, 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? जब Yes, फ़ारेनहाइट 212 था, तो सेल्सियस 100 था, है ना, स्टीम पॉइंट। आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ तो कहीं ऐसा कुछ बन रहा होगा, राइट? दिस इज द बी पॉइंट। अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ कर लूं तो इनके बीच का मुझे एक कर्व मिल गया, लाइक दिस। अब इस पे ना मैंने कोई भी एक जर्नल पॉइंट ले लिया, कोई भी एक जर्नल पॉइंट, ठीक है। सी और एफ इसके कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे सी यानी कि सेल्सियस पे सी, फ़ारेनहाइट पे एफ। मेरे जस्ट फॉर ज्योमेट्री से इसे ऐसे कंप्लीट कर दो, ठीक है। देखो डी एंड ई, आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक पीएडी और एक बीएई, दिख रहा है yes, ma'am. बेटा? आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, तो देखो ये एंगल कॉमन है दोनों में, थीटा मत लिखो, ठीक है, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, फाइन।
राइट। और आपने 10th क्लास में खूब देखा होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स को डील कैसे करते हैं, सिमिलर साइड्स के रेशियो को इक्वल रख देते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ PD over BE is equals to AD over AE। फाइन बेटा, PD का वैल्यू बताना क्या आएगा, बताओ। 212 minus 32. नहीं, PD देखो, ये पूरा Oh, डिस्टेंस yes, ma'am. BC minus BE. हाँ, ये पूरा डिस्टेंस F, ये 32, हमको ये चाहिए, तो कितना हो जाएगा F माइनस 32। बेटा सिमिलरली आप देखो BE हो जाएगा 212 माइनस 32, राइट। और आपका AD आ जाएगा C और AE आ जाएगा 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। F माइनस 32, 2 से 2 0 और 11 और 3 8, 180। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू C बाय 5। आई होप आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में यही एक कन्वर्जन पढ़ा होगा, है ना। Yes. Yes, ma'am. अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा F क्या है, वो वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सेल्सियस में कुछ चाहते होगे कि कोई भी आप रीडिंग पुट करो यहाँ पे। 32 क्या था, आइस पॉइंट, और ये जो 9 आया है ये बेसिकली डिफरेंस है स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट का। यानी कि आप दुनिया में कोई भी स्केल लो, उस एक स्केल के लिए रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये जो वैल्यू आएगी ना ये कांस्टेंट होगी। और यही रीजन है आपकी, आप स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट डिफाइंड है, तो आप किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। इज इट फाइन, फील आई, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके मुकुल, अभिषी, आज लेट हो गए आप, और उसने छोड़ भी दिया वापस, काफी। चलो, यहां पर हमको नियोन का टेम्परेचर दिया हुआ है 24.57 केल्विन, राइट। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसको सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। सिमिलरली वो आपको दे रहा है थीटा ऑफ कार्बन, मतलब टेम्परेचर को यूजुअली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और उसका टेम्परेचर दिया है आपको 216.55 केल्विन, राइट बेटा। और आपको ये भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने बोल रहा है। देखो कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने बताया था, क्या, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बराबर होगा। अब आप यही चीज फ़ारेनहाइट में भी लगा दो, है ना, और यही चीज केल्विन में भी चली जाएगी। अब जो भी दो आपको पूछ रहा है वो निकाल के रख दो उसको, सिंपल है ना, बताओ। Yes, ma'am. छोड़ दो आपके लिए होमवर्क में, Yes, मैं आपको ma'am. आंसर बता देती हूँ, ठीक है, सॉल्व कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। ये इसका आंसर है -248 एक सेकेंड, मुझे ऐसे आंसर याद नहीं है, तो खुद निकालोगे तो मैं छोड़ दूं पूरा ही, बताओ। ये रहा मीडिया। इसका आंसर है -248.43 डिग्री सेंटीग्रेड, -415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन वी हैव -56.45, ठीक है, एंड -69.8। बेटा ऐसे ही कुछ आ रहे हैं, अगर करा होगा स्टार्टिंग का कुछ तो निकाला होगा, ये दिक्कत आ रही है, कुछ तो बोलो। आवाज नहीं आ रही तुमको, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am.
तो हाँ या ना तो बोलो, इज इट फाइन और नॉट? आगे चलूं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो भैया, कैसे चुप कैसे हो तुम लोग तो बोलते रहते हो। ये वाला बताओ। ये बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर इज द फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल टू हाफ दैट ऑन द सेल्सियस स्केल। मतलब सपोज सेल्सियस स्केल पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा? बताओ, सॉल्व करो। संध्या आज आप लेट हो गए। Sorry, ma'am. टाइम का पता नहीं चला. अलार्म वलार्म लगा दो। मैम मैं बोल रही थी बट म्यूट थी। अंकिता, अभी माइक्रोफोन ऑन करके बात करना, ठीक है? अरे तो मैं कहती हूँ तुम लोग Yes, तो अच्छे ma'am. से हाँ बातचीत करते रहते हो। यस मैम, मैंने 3-4 बार यस मैम बोला तो मैंने फिर अभी देखा मैं म्यूट थी. ओके ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। संध्या ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है आपका, ठीक है? बस थोड़ा सा मैम इसके फिर बाद भी थोड़ा सा बता दो जो हाँ पढ़ा तो है. बेटा आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस मैम. देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट? बिल्कुल नई फिजिक्स है ये, इससे पहले जो पढ़ा था वो कोई रिलेटेड नहीं है इससे ज्यादा। मतलब ऑब्वियसली फिजिक्स तो सेम ही रहती है, बट ये थर्मल फिजिक्स है, ठीक है? टेम्परेचर, हीट, इन सबको हम डील करेंगे। तो मैंने बताया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब आप लोगों ने बताया था कि हम बेसिकली यही पढ़ते हैं, ठीक है? लेटर ऑन वी रियलाइज कि हीट एंड वर्क जो है वो एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। दे आर नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर द वेज टू ट्रांसफर द एनर्जी, ठीक है? एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल लिया था कि निशा के पास कोई आया बॉक्स उठाने के लिए, कि मतलब निशा के पास कोई आया हेल्प लेने के लिए कि मेरी हेल्प कर दो, ये बॉक्स उठा दो। तो निशा के पास दो तरीके हैं उसकी हेल्प करने के। पहले तो वो उसे फूड प्रोवाइड करा दे जिससे उसको एनर्जी मिल जाए, और दूसरा उसका बॉक्स लिफ्ट कर दे। तो जब उसने फूड प्रोवाइड कराया उसमें उसने कोई फोर्स वगैरह नहीं लगाई, दैट इज नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट एनर्जी, ओके? और जिसमें उसने मैकेनिकल वर्क किया दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग, डूइंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इज इट ओके संध्या? यस मैम. Okay. So next thing is what is temperature? So usually people understand temperature as the degree of hotness or coldness, right? But यस अब हम मैम. 11th में आ गए हैं तो चीजें अपडेट होनी चाहिए, तो चीजें अपडेट हुई हैं। टेम्परेचर को आज से आप बोलोगे एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इस बात को ऐसे फील कर सकते हो, कोई मैटर है हमारे पास, उसको हमने हीट दी, यानी कि क्या करें, एनर्जी ट्रांसफर करी। अब जब एनर्जी ट्रांसफर की तो वो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है ना, हीट दो तो टेम्परेचर भी बढ़ता है ना। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इस डेफिनेशन को कि टेम्परेचर एक मॉलिक्यूल का या एक पार्टिकल का एवरेज एनर्जी होता है। इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विच इज कॉल्ड थर्मोमेट्री इन फिजिक्स, ठीक है? बाकी ये 3 स्केल्स थे और देखो इनका कन्वर्जन था बेसिकली। अब इस चीज को आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। एक ये चीज समझ लो कि दुनिया में जितने भी स्केल्स हैं, जितने भी, हर एक स्केल के लिए ये चीज कांस्टेंट होती है। यानी कि आप कोई भी रीडिंग निकालना चाहते हो, सपोज आप सेल्सियस की कोई रीडिंग है सी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ पे देखना चाहते हो कि क्या होगा, फ़ारेनहाइट पे क्या उसका वैल्यू होगा, तो दैट इज योर रीडिंग सी माइनस आइस पॉइंट क्या है, यानी कि जहां पे हमें आइस मिलती है, दैट इज 0, ठीक है? और इन दो पॉइंट्स में डिफरेंस स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट में, दैट इज 100। उसको बराबर रख दो फ़ारेनहाइट पे, ठीक है? वही सेम चीज, इन दोनों का डिफरेंस 180, ठीक है? आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। और ऐसे ही सॉरी, और ऐसे ही आपके कन्वर्जन्स आते हैं, जो फॉर्मूला आता है ना कि इस यस स्केल को मैम. उस स्केल में कन्वर्ट करो, उसका तरीका यही होता है। बाकी जो मैंने एक ग्राफ बताया था इसको आप अब रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? ओके मैम. बच्चों आया? थैंक यू मैम. वेलकम बेटा। बच्चों आंसर आ गया? अंकिता? मैम -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं, ये तो इक्वल आ गया ना, मैं तो हाफ की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन तो पढ़ो, हाफ। देखो मैं बताती हूँ, अगर हम सेल्सियस पे x रीडिंग मान लें तो बेटा फ़ारेनहाइट पे x/2 हो जाएगा, है ना? क्योंकि क्या कह रहा है कि जो फ़ारेनहाइट पे रीडिंग है उसका डबल, या डबल किस पे, सेल्सियस स्केल पे। और बेटा इसका सिंपल वही फॉर्मूला लगा दो, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट
माइनस आइस पॉइंट। ठीक है, आपने इसे जब सॉल्व किया था तो आपका रिलेशन कुछ ऐसा आया था, है ना। अब सी मैम की जगह माइनस एक्स वुड, 24.6 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड बेटा। नाम क्या है आपका, कौन है बेटा? नाम आवाज नहीं आई थी, क्या है? संध्या। मैम संध्या। अच्छा संध्या, आपने आंसर बताया है, दैट्स वेरी गुड। यस मैम। 18x by 5x minus 64। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 18x is equals to 5x minus 5 4 20 32। ठीक है, 18x minus 5x is 13x and x would be this thing। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली निकालती हूँ, आप लोग परफेक्ट देख लेना। 13 2 26 and 4 4 4 to 6 60। 35 4 जाएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये चीज माइनस की है ना, माइनस नहीं भूलना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, बोलो किसी को कोई डाउट? भाई हाँ या ना तो कर दो, डाउट है कि नहीं, आगे चले। यस मैम। ओके मुकुल, आज इस टॉपिक का आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आ ही जाएगा। एक बात बताओ, आपको इस बात का पता है ना कि अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप हीट प्रोवाइड कराओ, है ना, तो वो एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है। यस ना, मैम। क्वेश्चन इसकी ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर लेवल पर। ठीक है, मैं 4 मॉलिक्यूल बना देती हूँ यहाँ पे, एंड दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये मॉलिक्यूल्स पास भी आएंगे, दूर भी जाएंगे, पास भी आएंगे, दूर भी जाएंगे, है ना, ऐसी तो होता है। बोलो तो बेटा, इस मॉडल को, यस इस चीज को मैम। समझने के लिए, यस, इस चीज को समझने के लिए हम इसे स्प्रिंग मॉडल से रिप्रेजेंट करेंगे। इनके बीच बॉन्ड की जगह स्प्रिंग लगाएंगे, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि इनका पास आना, दूर जाना, ये सब चलता रहेगा। ओके, तो ऐसे ही जो मैंने शो किया है, बेसिकली ये इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को शो कर रहा है। इज इट ओके? बोलो बेटा। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो हमारी स्प्रिंग्स हैं, ये शो कर रही हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ही समझ लो, ठीक है ना। अट्रैक्शन क्वेश्चन पूछूंगी जरा। अब मेरा मतलब बेसिक बात ये है कि भाई ये मॉलिक्यूल पास भी आएगा और ये दूर भी जाएगा, तो जब ये पास और दूर दोनों आ रहा है तो एवरेज पोजीशन तो वही होनी चाहिए जो इनकी अभी है। फिर ये एक्सपेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि एक्सपेंड का मतलब क्या हो गया कि इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, जबकि आप कह रहे हो कि ये पास भी आ रहा है, दूर भी आ रहा है। क्वेश्चन उठना चाहिए ना। यस मैम, वॉल्यूम भी तो चेंज हो। हाँ, सब चीजें चेंज होती है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बेसिक थिंग ही चेंज हो रही है। तो उसके लिए ना सबसे अच्छा है कि आप ये ग्राफ स्टडी करो, विच वाज अ प्रैक्टिकल ग्राफ। और एक ग्राफ दिया हुआ है हमको एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में। आपने ये ग्राफ आई गेस केमिस्ट्री में देखा होगा, ठीक है। बहुत ही गंदा बना है, एक मिनट को। बस एक सेकंड और रुक जाओ, एक अच्छा कर फिल्टर। समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा सा कर्व होता है ये, है ना, देखा है? यस। बेटा ये देखो, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, लेट्स से के, ये पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो सबसे मिनिमम है ना। इसके आप लेफ्ट और यस राइट मैम। चलो, दोनों पे ही हाई है। और बेटा आपको पता है दुनिया में जितना भी सिस्टम है, जो भी मैटर है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्टेबल कब होगी? जब उसकी एनर्जी मिनिमम है ना। तो यानी कि ये इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपने कोई भी एनर्जी नहीं इसको ट्रांसफर कराई है तो वो इस पोजीशन पे होगा, राइट। आर नॉट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, यस मैम। ओके।
अब आपने क्या करा, आपने हीट प्रोवाइड करा, यानी कि आपने एनर्जी ट्रांसफर करी। बेटा जैसे ही आपने एनर्जी ट्रांसफर करी तो एनर्जी मिनिमम से उठ के कुछ हाई वैल्यू पे पहुंच जाएगी, है ना, कुछ हाई वैल्यू पे आ जाएगी। देखो, और यहाँ पे मुझे दो पोजीशन मिलती है, एक ए और एक बी। अब देखो इस ए की कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लेट्स से सम r1 है, ठीक है, और बी की कॉरेस्पॉन्डिंग r2 है। अब आप ध्यान से देखो, ये r1 r2 क्या शो कर रहा है, r1 r0 से छोटा है ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स पास आए। अब ये r2 r0 से बड़ा है ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर गए, ठीक है। अब मुझे फर्दर स्टडी के लिए इनका एवरेज पोजीशन चाहिए रहेगा, और अब ध्यान से देखो तो इनका एवरेज पोजीशन कुछ इस पॉइंट के प्राइम पे लाई कर रहा होगा, राइट। यस मैम। अब आप ध्यान से देखो तो r प्राइम नॉट ग्रेटर देन r0 है ना, यस मैम। देखो मिल गया आपको रीजन कि एक्सपेंड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया ना। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कर्व है इट इज नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है ये कर्व। आप अगर ध्यान से देखो तो ये टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट है ना। एक सिमेट्रिकल कर्व कुछ ऐसा होता होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस कर्व में आप कितनी भी एनर्जी बढ़ाते जाओ, है ना, जो एवरेज पोजीशन है वो हमेशा सेम रहेगी। अगर बेटा ये कर्व सिमेट्रिकल होता ना तो आप कितना भी हीट दे देते, कोई भी बॉडी एक्सपेंड नहीं करती, पर कर रही है क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल नहीं है। फील आया थर्मल एक्सपेंशन का, बताओ। मैम अगर सिमेट्रिकल होता तो इनका मैम आर आर नॉट पर ही आता। और क्या ओके मैम एक बार प्रियांशी। और रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो बेटा, एक नई चीज है तो बिल्कुल रिपीटेशन डिजर्व करती है, चीज अच्छी भी है। हमारे पास एक कर्व है एनर्जी और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है, प्रैक्टिकल कर्व है। हमने ये चीज देखा, हमने इस कर्व को स्टडी किया। आप देखो ये के पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो सबसे मिनिमम है ना, राइट। हाँ या ना बोलते चलो, यस मैम। ठीक है, जिसने पूछा है वो भी हाँ या ना बोलना बेटा। यस मैम आ गया। आ गया बस इतने से ही। यस मैम मेरे को ना बस ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी मैम, ये जो नीचे जाके कर्व हो रहा है। हाँ ये देखो एक पॉइंट पर है, इसके कुछ ऐसा सा है ये। आप इसके इधर चलो तो भी वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी की, इधर चलो तो भी वैल्यू बढ़ी है, सबसे मिनिमम बस एक उस पॉइंट पर है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो, और किसी को कोई डाउट, आइए आगे चलें। मैम एक बार ड्रॉ कर लेना है ग्राफ। हाँ कर लो चलो। यस मैम हो गया। अब देखो हमारे पास वन डायमेंशनल बॉडी होती है, टू डायमेंशनल होती है, थ्री डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल में जो हमारा रिगार्ड जाता है वो जाता है लाइन को, है ना। 2D में जाता है एरिया को, और 3D में जाता है वॉल्यूम को। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और उन्हें डायमेंशन वाइज देखें तो इसी तरह से एक्सपेंशन होता है। देखो 1D में होता है लीनियर एक्सपेंशन, 2D में होता है एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और 3D में होता है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। अब देखो एक रॉड है मेरे पास L लेंथ की T टेम्परेचर पर, ठीक है। हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, और हीट के बाद मैंने क्या देखा इसमें कि इसमें हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। लेंथ बढ़कर हो गई L प्लस डेल्टा L, और टेम्परेचर बढ़कर हो गया इतना। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, ये जो चेंज इन लेंथ है, जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ, एलोंगेट हुई है जो लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना, और टेम्परेचर डिफरेंस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ ही रिलेट करेगी ना, बताओ। यस होगा ना ये? मैम। यस बेटा इन मैम। दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ लिख दें तो कुछ ऐसा दिखेगा। बेटा जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा नहीं करेगा? भाई 1 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर आप उसको हीट करोगे तो वो कितना करेगा, ज्यादा ज्यादा 1.5 कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा। मतलब एक एक वैल्यू दे रही हूँ बस ऐसे नंबर वाइज। पर अगर आप 2 सेंटीमीटर कर रहे हो तो समझो वो और ज्यादा बड़ा होगा, है ना।
3 सेंटीमीटर करोगे तो और बढ़ती जाएगी, तो ओरिजिनल लेंथ पे तो डिपेंड कर ही रहा है, मैम आपने डेल्टा टी क्यों लिखा है? क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, हीट जितना आपने प्रोवाइड कराया, ओके, एक्स्ट्रा जो आपने मतलब हीट दी, चेंज इन टेम्परेचर उस पर भी तो डिपेंड करेगा। आप एक बार 2 डिग्री बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, एक बार 4 डिग्री बढ़ा दो और ज्यादा हो जाएगा, राइट? यस मैम। ठीक है बेटा, ये वाला साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना? अल्फा। हाँ अल्फा। बिल्कुल, और ये अल्फा ही क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट? अब कुछ इस अल्फा की बात कर लेते हैं। ये जो अल्फा है, अभी हम इसे कांस्टेंट डील करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल इसकी बात नहीं करेंगे। इसका SI यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है, और ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है, और बिल्कुल फैक्ट वाली बात है ये। आप खुद सोचो, आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को प्रोवाइड कराओ, उनमें एक्सपेंशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, कोई कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके अल्फा डिफरेंट होते हैं। कई बार ना क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई अल्फा डिफाइन करो, अल्फा कैसे डिफाइन करोगे? तो अल्फा डिफाइन करने का ना एक बड़ा बेसिक सा तरीका है कि आप इस वाली एक्सप्रेशन में ऐसे बोलो कि मैं 1 मीटर की लेंथ का रॉड लूं और उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो जो इलोंगेट लेंथ होगी वही उस मटेरियल का अल्फा होगा। इज इट ओके? यस मैम। यस ठीक है, मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ। बी। गुड, अभी पढ़ा था, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, है ना? यस मैम। ओके, दिस वन। यहाँ दिया हुआ है एन आयरन बार ऑफ लेंथ 10 मीटर is heated from this temperature to this temperature. If the coefficient of linear expansion of iron is this, the increase in the length of the bar is. हमको ओरिजिनल लेंथ दी है 10 मीटर, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैम 1 सेंटीमीटर। Good. मैम बी 1 सेंटीमीटर। चलो बेटा सॉल्व करो, ये छोड़ दूं आगे आपके लिए। देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, सब दिया हुआ है और ये पूछा है, राइट? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? राइट? यस मैम। देखो जैसा हमने अभी 1D में देखा लेंथ के लिए, वैसा ही सेम 2D में होगा एरिया के लिए। यानी कि यहाँ पे जो चेंज इन एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। अगेन हम इन दोनों इक्वेशन, मतलब इन दोनों बातों को इक्वेट कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। साइन रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, बिल्कुल बीटा, ठीक है, सिंपल है, वही वाली चीजें हैं, कुछ इसमें और एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। एंड देन द सेम थिंग वी हैव हियर, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर साथ में चिपका देंगे हम इनको, इसको हटाएंगे, और ये जो कांस्टेंट आया दैट दिस इज गामा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, फाइन। यस मैम। अभी ये जो है रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, ठीक है, ये आप होमवर्क में प्रूव करोगे, और जो इसके अगला वाला रिलेशन है, मतलब 2D में मैंने आपको होमवर्क दिया है, 3D में आपको करा देती हूँ, ठीक है, वरना यूजुअली 2D कराते, 3D आपको होमवर्क मिलता। अब एक बात बताओ, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? मैम ए क्यूब। मैम एक क्यूब। साइड का क्यूब। साइड का क्यूब, ठीक है, एल क्यूब ले लेते हैं,
बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, यस मैम। ठीक है। अभी अभी आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ी है, चेंज इन वॉल्यूम इज दिस थिंग, पढ़ी है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिक्कत थोड़ी है, बोलो, लिख सकते हैं ना बेटा? यस मैम। बस दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों डीवी ही हैं। देखो आपके पास आ जाएगा 3l² dl इज इक्वल्स टू v गामा dt, ठीक है। अब v की जगह मैं l³ रख देती हूँ, यहां से ये कैंसिल, और आपके पास आया 3dl l dt और इंटू गामा। बेटा आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी 1d के लिए भी, पढ़ा था ना आपने ये, इसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, राइट? यहाँ पे dl की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ये देखो आ गया ना, एल डी टी से एल डी टी कैंसिल, और गामा आ गया 3 अल्फा के बराबर, ठीक है। इज इट ओके? यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, और इसमें जितने भी 6 दिए हुए हैं ना आपको ऑप्शन में, इनकी जगह 5 है, ठीक है, इसकी जगह 5 है, 10 की पावर 5। सॉल्व करिए। Is 1.2 into 10 is to the power 5. वॉइस ब्रेक हो गया बेटा। ओके किसका आया ये? नाम क्या है बेटा? मैम संध्या। चलो संध्या का आ गया बी, और बताओ बाकी मैम बी। नाम। मैम अंकिता। चलो अंकिता का भी आ गया, और मैम बी। नाम। आरती। ओके बाकी कहाँ गए? मुकुल, नेहा, प्रियांशी, अभिषी। मैम सॉल्व कर रहे हैं। ओके ओके सॉल्व करो। हाँ अंकिता सामूहिक रूप से बी। बी आ गए। हाँ तुम लोग सामूहिक रूप से सही हो। अगर किसी का रह गया, मैंने लिटरली तुम्हारा नाम सामूहिक बैच ही रख रखा है, बाकी लोग ना समझते भी नहीं होंगे ग्रुप पे, जो बाकी टीचर्स होंगे, कि मैं क्यों सामूहिक लिख रही हूँ। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा क्यूब का? 6a² है ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। और ये हमको 24 दिया हुआ है, ठीक है। एल का वैल्यू आप यहां से निकालो तो कितना आएगा? 2। भाई -2 तो नहीं होता ना। चलो अब हमें चाहिए क्या, हमसे पूछ रहा है वो कि भाई हमको इंक्रीज इन द वॉल्यूम बता दो। हमको पता है ये ऐसा होता है ना। अब मेरे पास गामा का वैल्यू नहीं है बट अल्फा का वैल्यू है, उसकी जगह 3 अल्फा रख देंगे, वी की जगह l³ रख देंगे विच इज 8, और चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 10, राइट? बस वैल्यूज पुट कर दो।
ठीक है, 8 5 are 40, 120 into 10 की power minus 3. It could be 1.2 into 10 की power minus 1 मीटर, राइट? और हमसे आंसर दे रखे हैं सेंटीमीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे रखोगे तो इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस 5 आ जाएगा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारा बी आ गया Yes, answer। ma'am. चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बता दीजिए। मैम टी की जगह क्या बेटा, गामा की जगह 3 अल्फा क्यों रखा है ना नेहा? Yes, ma'am. हाँ, देखो ना, हमने अभी रिलेशन निकाला तो था ये देखो, ओके, उसको यूज करा हमने। मैम सी आ रहा है मेरा। अंकिता, राइट? यस मैम। ओके, मैम ऑप्शन सी। ओके, सबका आ गया? और जो कर रहा है करो अभी थोड़ा सा। मैम सी। फाइन, अब तुम लोग सामूहिक रूप से सही होने लगे, पहले गलत होते थे। सी इज द आंसर, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस निकाल लो क्योंकि हमको रेडियस चाहिए रहेगा वॉल्यूम के लिए। स्फीयर बोला ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और क्या चीज दी है, थीटा इनिशियल दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा फाइनल दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा थीटा आ जाएगा अपना 100। और क्या दिया है, बस लीनियर एक्सप्रेशन दिया है उनको, वही सेम चीज है, ठीक है। v की जगह 3 अल्फा रख के वैल्यू पुट कर दो, सॉरी गामा की जगह। मैं इसको बिल्कुल आगे सॉल्व करूंगी, मुझे पता है आंसर यही है, ठीक है। यहाँ पे आके आप कर देना इन चीजों को, फाइन। इसको आप सॉल्व करोगे तो 28.9 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। कूल? Yes, ma'am. ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, क्लास समझ आई? कोई इशू हुआ? नो मैम। No, ma'am. ओके, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बेसिक था, स्टार्टिंग थी, इजी थी, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम यस मैम। कुछ अलग पढ़ेंगे। और एक और चीज, आप लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा होगा ना, अगर Yes, उसमें ma'am, पढ़ा। उसके आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, ठीक है, किसी भी वजह से ना, कोई चीज मिस हो गई, कुछ भी है, तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल नंबर पे जो है बता सकते हो, ठीक है। एक दिन मैं बाकी बच्चों से बात कर रही थी, उन लोगों को थे थोड़े कुछ बहुत इश्यूज, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। अभी नहीं पता कब रखेंगे, बट रख लेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी आप उसे मतलब कर लो, सॉल्व कर लो, कुछ इश्यूज आए तो डिस्कस कर लेंगे, फाइन। यस मैम। आई गेस इस वीक आपका टेस्ट भी उसी का होगा, आई एम नॉट श्योर, गैस, ठीक है।